नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन पूरा होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क पहनने को सहज आदत बनाएं। उन्होंने देश में पूरी सतर्कता से त्योहार मनाने की अपील भी की। साथ ही कहा कि जब तक युद्ध है तब तक हथियार नहीं डाले जाते। तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और अब बात झारखंड में 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बनने वाले बंगले और उस पर तेज हो रही राजनीति की। झारखंड के सभी 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बंगला निर्माण को लेकर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। 6.5 करोड़ की लागत से हर मंत्री के लिए 1,42,000 वर्ग फीट में आलीशान बंगला बनेगा। मंत्री और उनके कर्मियों के रहने का भी बंगले में अलग अलग प्रबंध होगा। 2 फ्लोर के भवन में मास्टर बेडरूम, पूजा रूम, गेस्ट रूम, फैमिली लॉन्ज, काफी लॉन्ज आदि सुविधाएं होंगी। बंगले में मंत्री का अपना कार्यालय भी होगा और यहां आवास परिसर में अलग से भी व्यवस्था होगी। मंत्रियों के सभी बंगले 10 एकड़ में बनेंगे। निर्माण को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं झारखंड में कैबिनेट मंत्रियों के स्मार्ट सिटी में बंगला बनने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कैबिनेट में लगी मोहर के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे ये विस्तार से कैबिनेट सेक्रेटरी ही बता पाएंगे। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वे फिर से कह रहे हैं कि खजाने में पैसे नहीं है। वहीं ये भी कहा कि अभी केवल स्वीकृति की मंजूरी मिली है, बनना कहां शुरू हुआ है। मैंने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनसे पूछिए। हम तब अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। अभी कहाँ कह रहे हैं कि पैसे हैं? पैसा कहाँ से आएगा? अब स्वीकृति हो गया है, बनना कहाँ शुरू हुआ है? अरे वो तो है, सोचिए। वहीं देखिए, मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर राजनीति तेज हो रही है। जेएमएम ने सरकार के फैसले को दूरदर्शी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया है। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पुराने आवासों के रखरखाव और मेंटेनेंस के नाम पर एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे अब मुक्ति मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि पैसे कहां से आएंगे ये देखना अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास टैक्स के अलावा और भी कई माध्यम हैं जिससे सरकारी कोष को बढ़ाया जा सकता है। बेहतर और कुशल वित्तीय प्रबंधन से इस राज्य को चलाने का काम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। क्योंकि ये सरकार हाथी उड़ाने पर विश्वास नहीं करती, ये सरकार फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करती। लेकिन मंत्रियों के आवास बनाए जाएंगे, आप एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जानकारी ले लिया जाए। मुझे लगता है कि जो मंत्रियों के आवास के रखरखाव पर, क्योंकि सभी आवास पुराने हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं, और उस रखरखाव पर जितनी बड़ी धनराशि खर्च की जाती है, वो धनराशि की बचत होगी। और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लुक के आवास बनेंगे, उससे पूरे सिटी की सुंदरता भी बढ़ेगी, सुविधा भी बढ़ेगी और हमारे पास आवासों की संख्या भी बढ़ेगी। कोरोना का काल था, ये सही है कि कोष खाली है, बट अब कोरोना से हम लोग उबर चुके हैं। राज्य सरकार ने और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संजीदगी से काम किया, नतीजा ये है कि अब सारी चीज़ें संभल गई है। अब बहुत जल्द कोष भरने लगेगा और ऐसा नहीं है कि आज ही वो सारे रुपए खर्च कर देने हैं, वो तो अब शुरुआत होगी।
तो जैसे जैसे पैसा अरेंज होगा, बहुत सारे माध्यम हैं सरकार के पास, टैक्स से भी पैसा आता है और सारी चीज़ों से आता है, उनमें देखना होगा कि किससे उन्होंने क्या अरेंज किया है। इसमें कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। वही देखिए, मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर विपक्षी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार कोरोना काल में सरकारी कोष खाली होने का रोना रो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधा युक्त बंगले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकार को गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अब मंत्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। कोरोना काल में जब हेमंत सोरेन सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। तो आप इस सरकार की सोच देख सकते हैं, कहाँ ये अपने आप को आदिवासी, मूलवासी और गरीबों की सरकार होने का दावा करती थी और कहाँ ये अपने मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधाएं वाले बंगले बना रही है। और इससे सबसे शर्मनाक बात है कि ये बंगले उस स्थल पर बन रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित था, जहां से युवाओं का स्किल डेवलप करके उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन अब उनसे वो हक भी छीन लिया गया। स्किल डेवलपमेंट पार्क की जगह ये विलासिता से परिपूर्ण बंगले बनेंगे। और इस सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। उन्हें तो अपने मंत्रियों के लिए और अपने लिए सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पूरा सिस्टम चाहिए। झारखंड में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये ऐलान किया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने। कोरोना को मात देकर 1 साल 23 दिन बाद बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री का पैतृक गांव सिम्हार कुल्ही में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने 6 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहाली का भी उन्होंने फाइल में आदेश दे दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने युवाओं से शिक्षक बहाली की तैयारी में जुटने की अपील की ताकि झारखंड को शिक्षित बनाया जा सके। वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाला है। उसमें 13,000 12 टीचर और 13,000 एंड जो हमारे टीचर का योग्यताधारी है, वैसे लोग को मेरे विभाग से ही श्री गणेश हो रहा है बहाली। पहले तो 26,000, फिर तुरंत आप लोग का दुआ आशीर्वाद से ठीक रहे तो फिर 71,000 निकालने जा रहे हैं। उसका भी फाइल साइन कर दिए हैं। आप लोग जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उसका तैयारी करो और मास्टर बनाओ और झारखंड को शिक्षित बनाओ। वही देखिए, साहेबगंज जिले में गंगा से हो रहा कटाव कई तटीय गांव को निगलने के बाद अब दियारा इलाके में मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड के जीतनगर का खटियाकाना स्कूल, रजाक टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद, गणेश टोला कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोकपुर में भी कई घर गंगा में समा गए हैं। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव लगातार जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत से बना छतदार चबूतरा पानी में समा गया है। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। राजधानी रांची के रातू रोड में बने वेजिटेबल मार्केट के निर्माण पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल 2 मंजिले इस बिल्डिंग के बेसमेंट एरिया में पानी घुसने की वजह से पूरे निर्माण पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से बेसमेंट एरिया में जमा पानी को मोटर पंप के जरिए निकाला जा रहा है।
हालांकि कल जब रांची की मेयर आशा लकड़ा इस वेजिटेबल मार्केट का निरीक्षण करने पहुंची थी, तब बेसमेंट एरिया में जमा पानी को देखकर वो काफी नाराज हुई थी। आज न्यूज 18 की टीम जब वेजिटेबल मार्केट के बेसमेंट एरिया में पहुंची तो वहां काम करवा रहा ठेकेदार मौके से ही भाग खड़ा हुआ। रांची के वेजिटेबल मार्केट के बेसमेंट एरिया का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के रातू रोड में बना सब्जी मार्केट निर्माण के साथ ही सुर्खियों में आ गया है। हम इस समय मौजूद हैं सब्जी मार्केट के बेसमेंट एरिया में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह बेसमेंट एरिया में पानी घुसा हुआ है। और आप समझ जाइए कि जब कल यहाँ मेयर पहुंची थी तो बेसमेंट एरिया में इस तरह पानी घुसा देकर काफ़ी नाराज हुई थी। साथ ही उन्होंने निर्माण पर भी सवाल उठाए थे और पिछले 3 दिनों से बेसमेंट एरिया में जो बारिश का पानी घुसा है उसको निकालने का काम जारी है। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जरा इधर आना। यहाँ पर पानी को निकालने का काम 3 दिनों से जारी है। बारिश का पानी कहाँ से आ रहा है? ये बारिश का पानी आ कहाँ से रहा है बेसमेंट एरिया में? कहीं से सीपेज हो रहा है, लगता है सीपेज हो रहा है। हाँ। इसको जो इंजीनियर बनाए होंगे, ठेकेदार बनाए होंगे और भी जो लोग होंगे, सब तो देखने के लिए आते होंगे। हाँ, तो आते हैं तो उन लोग सब मैंने वाटर प्रूफिंग काम चला रहे हैं। मैंने वाटर प्रूफिंग काम खत्म हो जाएगा तो मैंने पानी मैंने नहीं आएगा। समझ सकते हैं कि निर्माण किस तरीके से किया गया है। निर्माण की पोल जो है इस सब्जी मार्केट के खुलने से पहले ही खुल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब्जी मार्केट को बनाने के पीछे का जो मकसद था, बहुत अच्छा मकसद था कि सड़क किनारे जो सब्जी की दुकान जो लगाते हैं, फुटपाथ के किनारे दुकान लगाते हैं, तमाम लोगों को एक अपनी दुकान मिलेगी और साथ ही ट्रैफिक समस्या से भी निजात मिलेगी। और इस पार्किंग एरिया में जो खरीदार सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आते वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी मानसून लगभग ख़त्म हो गया है झारखंड से, और समझ आइए कि अगले साल मानसून फिर आएगा, बारिश फिर आएगी और समझ आइए कि उस समय बेसमेंट एरिया की स्थिति क्या होगी, इसे देखकर समझा जा सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रोजगार की तलाश में दुमका में 1 महीने पहले 8 लड़कियां मुंबई गई थीं। मानव तस्करी का शक होने पर मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन की पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद सभी को वापस दुमका सुरक्षित भेज दिया गया। ये लड़कियां रामगढ़, गोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी प्रखंड की रहने वाली हैं। सभी को बाल कल्याण समिति ने उनके परिजनों को सौंप दिया। सभी अपने रिश्तेदार के बुलावे पर मुंबई गई थी, जहां उन्हें काम दिलाने की बात कही गई थी। ये दुमका की जो 8 लड़की है ना, वो हमको चाइल्ड वाले ने हमारे पास दिया था। वापस उन लोगों को ये लेके गए, बाद में हम लोग वापस लेके इधर हैंडओवर करने के लिए आ गए। यहाँ आने में कितनी परेशानी हुई और यहाँ कितना कैसा रिस्पांस मिला है अभी तक आपको? नहीं, रिस्पांस अच्छा मिला है, परेशानी ज़्यादा नहीं, खाली ट्रैवलिंग में परेशान हो गए। वही देखिए, रामगढ़ के रजरप्पा में रावण दहन कार्यक्रम से शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा। पुलिस पर हुए हमले के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई जारी है तो कार्रवाई के नाम पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या का भी आरोप पुलिस पर ही लगा है। घर के अंदर बुजुर्ग महिला का शव पड़ा है। बाहर इलाके में पुलिस की भारी भीड़ और इसी पुलिस छावनी में तब्दील इलाके से पुलिस के खिलाफ आक्रोश की गूंज भी है। कुल मिलाकर कहें तो रजरप्पा के बड़की पोना में बवाल का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल तक जो पुलिस बड़की पोना में रावण दहन कार्यक्रम में हुए बवाल को लेकर ग्रामीणों पर आरोप लगा रही थी, आज वही पुलिस आरोपों के घेरे में है। उधर भी सब रूम घुस गया, उसके बाद मारा, उसके बाद आधा पुलिस यहाँ मार रहा है दादी को, पूरा बोल रहा है तुम लोग ज्यादा बोलती है। तो हुई तो उठाया भी नहीं उन लोग, उसने मारने लगा। ठीक है कि पुलिस पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई का ये कौन सा तरीका है कि रात में बिना वारंट के पुलिस किसी के घर में घुसे, बुजुर्गों को पीटे, उनकी हत्या कर दे। रावण दहन से शुरू हुआ ये बवाल अब सियासी रंग ले चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेता कतारी टोला पहुंचकर एक सुर में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। इतना तो बॉर्डर में भी नहीं हो सकता, इतना तो उग्रवादी आतंकवादी भी यदि रहने से घर में इस तरह का नहीं होता है। हम लोग पहली बार इस तरह का घटना देख रहे हैं। प्रशासन से उम्मीदें हम लोग लगा के रखे हैं कि भाई प्रशासन रक्षक बनते बैठते हैं, लेकिन आज प्रशासन का ये अलग ही रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रक्षक की जगह वो भक्षक बन बैठे हैं। रात्रि में अगर जो वांटेड है उसको गिरफ्तार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरवाजा तोड़कर घुसना, एक आदमी की हत्या हो गई।
तो उस पर तो हत्या का मुकदमा होगा। पुलिस टीम पर हमले हुए ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मामला अब कतारी टोला में अलग है। बुजुर्ग की हत्या का आरोप रजरप्पा पुलिस पर है। ऐसे में आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रामगढ़ के बड़कीपोना में बुजुर्ग महिला की मौत पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पार्टी के नेताओं के साथ बड़कीपोना पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़कीपोना के ग्रामीणों के साथ बीजेपी हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि रावण बुराई का प्रतीक है, उसे जलाना कोई अपराध नहीं है। दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार और रामगढ़ पुलिस प्रशासन पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। का एक एक कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश का सारा सांसद, सारा विधायक आपके तकलीफ के साथ है और हम सरकार को चेतावनी दिलाना चाहते हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, यहाँ के जिला प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि दमनकारी नीति बंद करे, दमनकारी नीति बंद करे। वही देखिए, कृषि कानून को लेकर